सोचिए, क्या कोई एक कवि एक ही साथ प्रेमी भी हो, भक्त भी हो और एक रहस्यवादी भी? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम बात करने वाले हैं 14वीं सदी के एक ऐसे ही कवि विद्यापति की। एक ऐसा नाम जिनकी असली पहचान को लेकर सदियों से बहस चल रही है और जो आज भी, सच पूछिए तो एक पहेली ही बने हुए हैं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, आखिर विद्यापति थे कौन? क्या वो एक श्रृंगारी कवि थे जो आप कह सकते हैं दुनियावी प्यार के गीत गाते थे, या फिर वो एक भक्त थे जिनके लिए राधा और कृष्ण सिर्फ और सिर्फ भक्ति का जरिया थे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक रहस्यवादी थे जो इन प्रेम कहानियों के पर्दे के पीछे से जिंदगी और ब्रह्मांड के गहरे राज बता रहे थे? देखिए, इन्हीं सवालों की वजह से तो विद्यापति को समझना इतना मुश्किल और मजेदार भी है। तो चलिए फिर इस साहित्यिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि उनकी जिंदगी कैसी थी, उन्होंने क्या क्या लिखा और विद्वानों में उन्हें लेकर क्या क्या बहस हुई, ताकि हम समझ सकें कि जिन्हें मैथिल कोकिल कहा गया वो आखिर थे क्या। सबसे पहले बात करते हैं कवि और उनके संरक्षकों की। देखिए, किसी भी लेखक को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस जमाने में जी रहे थे। तो आइए सबसे पहले विद्यापति की जिंदगी और उनके दौर पर एक नजर डालते हैं। तो विद्यापति का जीवन करीब करीब 100 साल का था। 1350 से लेकर 1450 तक वो बिहार के बिस्पी गांव में पैदा हुए थे। उनके गुरु थे पंडित हरि मिश्र, और फिर वो तिरहुत के शाही दरबार में एक दरबारी कवि बने। और यही वो जगह थी, यही वो दरबार था जो उनके पूरे लिटरेरी करियर का सेंटर पॉइंट बना। अच्छा, दरबारी कवि होने का मतलब था कि उनका अपने राजाओं, अपने संरक्षकों से एक बहुत गहरा कनेक्शन था, और ये कनेक्शन उनकी किताबों में साफ साफ दिखता है। जैसे उन्होंने राजा कीर्ति सिंह के लिए कीर्ति लता लिखी और राजा शिव सिंह की बहादुरी की तारीफ में लिख दी कीर्ति पताका। मतलब ये साफ है कि उनकी जो कविता थी वो कहीं ना कहीं शाही दरबार के माहौल और वहां की जरूरतों से जुड़ी हुई थी। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर कि वो 3 भाषाओं के मास्टर थे। देखिए, विद्यापति असल में कौन थे, इसका सबसे बड़ा सुराग तो उनकी लिखी हुई किताबों में ही मिलता है। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक भाषा में नहीं लिखते थे, बल्कि 3 भाषाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। मतलब आप उनकी रेंज देखिए, एक तरफ तो वो संस्कृत में शैव सर्वस्व सार जैसे एकदम गंभीर ग्रंथ लिख रहे हैं, दूसरी तरफ उस जमाने की जो आम बोलचाल की भाषा थी अवहट, उसमें कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिख रहे हैं। और फिर आती है मैथिली, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे फेमस रचना पदावली लिखी। सोचिए, एक ही कवि और 3 अलग अलग भाषाओं पर ऐसी कमाल की पकड़, ये सच में कोई मामूली बात नहीं है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, श्रृंगारी, भक्त या फिर रहस्यवादी। अब हम इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट पर आ गए हैं। यहीं पर विद्यापति को लेकर सबसे बड़ी बहस शुरू होती है और यहीं से मामला सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो सवाल फिर वही, असली विद्यापति कौन थे? चलिए थोड़ी देर के लिए एक लिटरेरी जासूस बन जाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या सबूत पेश किए हैं। क्या वो सिर्फ प्यार मोहब्बत के कवि थे, या उनकी कविताओं के अंदर कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी छुपा हुआ है? मोटे तौर पे देखें तो 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, 3 खेमे हैं। एक खेमा है रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े विद्वानों का, जो कहते हैं कि विद्यापति एक श्रृंगारी कवि थे, मतलब जो प्रेम और सुंदरता के बारे में लिखते थे। फिर दूसरा ग्रुप है हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसों का, जो उन्हें एक भक्त कवि मानते हैं। और फिर एक तीसरा ग्रुप भी है जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे लोग हैं, जिनका मानना था कि विद्यापति तो एक रहस्यवादी कवि थे और उनकी कविताएं गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से भरी हुई हैं। इनमें से रामचंद्र शुक्ल की आवाज सबसे बुलंद थी। उन्होंने तो एक बार तंज कसते हुए कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। मतलब उनका साफ साफ मानना था कि भाई, विद्यापति के पद पूरी तरह से प्रेम और सौंदर्य के पद हैं, उनमें जबरदस्ती भक्ति या अध्यात्म ढूंढना ये ठीक नहीं है। लेकिन हर कोई शुक्ल जी की बात से सहमत हो ऐसा भी नहीं था। जैसे महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही ले लीजिए। उन्होंने विद्यापति की कविता की जो नशीली सुंदरता है उसकी तुलना नागिन की लहर से की। मतलब सोचिए क्या इमेज है। ये दिखाता है कि उनकी कविता में एक ऐसा जादू था, एक ऐसा नशा था जो पढ़ने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। अब कोई उसे प्रेम का नशा समझे या भक्ति का, ये अलग बात है। चलिए अब बात करते हैं विद्यापति की विरासत की,
देखिए, ये बहस तो चलती रहेगी कि वो श्रृंगारी थे, भक्त थे या रहस्यवादी, लेकिन इस सबसे हटकर एक बात तो पक्की है, भारतीय साहित्य पर विद्यापति का जो असर पड़ा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो सवाल ये है कि उनकी लेगेसी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? आइए देखते हैं। आप उन्हें मिले सम्मान का अंदाजा सिर्फ उनके टाइटल से लगा सकते हैं। मैथिल कोकिल, क्योंकि उनकी भाषा कोयल की तरह मीठी थी। अभिनव जयदेव, उनकी रोमांटिक पोएट्री के लिए। और कवि शेखर, मतलब कवियों के सर का ताज। ये सारे टाइटल्स एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि विद्यापति अपने जमाने के सबसे बड़े कवियों में से एक थे। इस पर कोई शक ही नहीं था। और शायद उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने हिंदी साहित्य का रुख ही बदल दिया। जी हाँ, उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि वो पहले बड़े कवि थे जिन्होंने कृष्ण को अपनी कविता का सेंट्रल सब्जेक्ट बनाया। जरा सोचिए, उनके बस इस एक कदम ने आने वाली न जाने कितनी सदियों के भक्ति साहित्य की नींव रख दी थी। और बात सिर्फ कृष्ण तक ही नहीं रुकी। उनकी क्रिएटिविटी देखिए। उन्होंने नचारी नाम से एक बिल्कुल नया स्टाइल ही बना दिया। ये क्या थे? ये भगवान शिव की भक्ति में गाए जाने वाले गीत थे, जिन पर डांस भी किया जाता था। मतलब उनकी प्रतिभा का एक और ही अलग रंग, एक और ही पहलू। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम वापस घूमकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या विद्यापति को किसी एक बॉक्स में फिट किया जा सकता है? या शायद उनकी महानता ही इसी बात में है कि वो इन सभी पहचानों से कहीं ऊपर हैं। प्रेम के कवि, भक्ति की आवाज और रहस्य के जानकार। क्या पता वो एक ही वक्त में ये सब कुछ थे। और शायद यही वजह है, यही पहेली है जो आज भी उन्हें इतना रेलेवेंट बनाए हुए है।